बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बफज़ल ताला मैं आज एक तवील मुद्दत के बाद आज इस ऐवान में मौजूद हूँ, मगर आज मैं आपसे ये गिला नहीं करूँगा कि जब Order in the House, please. Order in the House, please. कि जब फैट ऑफ बिल्स की प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो मैंने आपसे बारहा दरख्वास्त की कि बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैं कुछ बात कहना चाहता हूं, मगर आपने न सिर्फ मुझे बात करने का मौका नहीं फराहम किया बल्कि मेरा माइक मुसलसल बंद किए रखा। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा आज कि ये बात इस ऐवान की तारीख़ और रवायात के मुनाफी है। कभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मासवाए बास एक्सेप्शंस के उनको स्पीकर ने कभी बात करने से रोका नहीं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप इस ऐवान की रवायत को सामने रखेंगे और इसका दोबारा इआदा नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मैं आज अपनी तरफ से, अपनी रफ़का की तरफ से भी यहाँ पर जो इस हुकूमत की चीरादस्तियाँ और जुल्म और सितम कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त स्पीकर असद कैसर की सदारत में जारी है और अपोजिशन लीडर इस वक्त कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इस इजलास में निहत्ते फ़लस्तीनियों चीरादस्ती, जुल्म और सितम की बात करनी है और इस मुल्क के अंदर आवाम के जज्बात की अक्कासी करनी है। जनाब स्पीकर, रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में जो मस्जिद अक्सा के अंदर निहत्ते नमाजियों के ऊपर जो हमले किए गए और उसके बाद दमास्कस गेट में जो कुछ हुआ और फिर इसराइल के एयरफोर्स ने गाज़ा के अंदर जिस तरह वहशियाना बमबारी की और सैकड़ों घर तबाह बर्बाद कर दिए। जनाब स्पीकर, माजी में भी 1948 से लेकर आज तक मुख्तलिफ अदवार में इसराइल की हुकूमतों ने और उनकी फौज ने जो फ़लस्तीन के निहत्ते बाशिंदे, बुजुर्ग, माएँ, बहनें और बच्चों के साथ वो जुल्म ढाते रहे हैं, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। पूरी दुनिया उससे आगाह है। मगर इस मर्तबा जनाब स्पीकर, मशरकी यरूशलेम में इंतहा पसंद यहूदियों ने मार्च किया और डेथ टू अरब्स के दिन रात नारे लगाते रहे और पूरी दुनिया ने जनाब स्पीकर ये दिलखराश मनाजर देखे। लेकिन एक अच्छी बात जिसे कहते हैं कि लल इन द मैडनेस, वो ये हुई है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है और न जाने इस एसोसिएशन ने किस तरह ये ताकत पकड़ी, उनको हौसला हुआ कि उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा कि इसराइल काबज इलाकों में नस्ली इम्तियाज जैसे जराइम में मुलव्वस है, जिसे हम अपार्थाइड कहते हैं, जिसका आगाज़
आप जानते हैं कि जनूबी अफ्रीका से शुरू हुआ और कमोबेश ऐसी सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में है। ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। हम विरता हैरत में चले गए जब इनका बयान आया कि आर्टिकल 370 उनका इंटरनल मामला है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मुझे कभी ये तवक्को नहीं थी कि ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर इस तरह का बयान देते जिसने हमारे कश्मीर कॉज की फाउंडेशन को हिला के रख दिया। ये दूसरी बात है कि आपने उसको बाद में कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त स्पीकर असद कैसर की सदारत में जारी है और कौमी असम्बली इजलास से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। आज के इस इजलास में 69 फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए तहरीक पेश की गई। ये तहरीक डॉक्टर बाबर रवान की जानिब से पेश की गई और इस तहरीक में इस बात पर फैसला किया गया कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा पर जो हमले हुए उसकी मजम्मत वहाँ पर बसता है तो उसे वहाँ का जमीन का मालिक बनाया जाता है। और ये कितना क्रूअल जोक है कि इसके मुकाबले में फ़लस्तीनी जिनके आबाओ अजदाद वहाँ पर सदियों से रह रहे हैं उनको उनके घरों से निकालकर गुलाम बनाया जाता है। और नरेंद्र मोदी भी उसकी भी यही सूरत गरी है कि कश्मीर में गासबाना कब्जा किया है, आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर में परमानेंट लॉकडाउन लगाया है और फिर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ और दूसरी जो मिनॉरिटीज हैं उनके साथ सुतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, और इससे बढ़कर क्या तकलीफदेह बात हो सकती है कि इसराइल के हवाले से वो ये कहते हैं कि इसराइल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ए लैंड विदाउट पीपल फॉर अ पीपल विदाउट लैंड। कैन देयर बी मोर grievous insult to the intelligence of global community? और जिस तरीके से बैलफोर जो अरेंजमेंट किया गया वो तारीख का हिस्सा है। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। Therefore, जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर ख़ारजा को गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ time, we are racing against time. Please lead from the front and do all possible lobbying to create this awareness in the length and breadth of this globe that Israel and India have nefarious ambitions. दोनों में बेपनाह मुमासलत है कि फ़लस्तीन के अवाम से भी 70 साल हो गए जुल्म सितम हो रहा है। माँओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को इन 70 सालों में हज़ारों की तादाद में शहीद किया गया। और जनाब स्पीकर, तकरीबन 60 से 70 लाख सन 48 से लेके आज तक 60 से 70 लाख फ़लस्तीनी उनको अपने घरों से बेघर किया गया। और आज ना जाने दुनिया के कौन कौन से वो कोने में खैमा जन हैं, किन किन ममालिक में वो पनाह गुज़ीर हैं और उनकी दूसरी और थर्ड जनरेशन आज इस मुसीबत और बदतरीन जुल्म का शिकार है। और इस हालिया जारियत के नतीजे में
जनाब स्पीकर, फलस्तीन में दर्जनों बच्चों के अलावा ख़वातीन के साथ सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया है और इसराइल के बमबारों ने गजा में अंधाधुंध वहां पर गोलाबारी की है, रॉकेट बरसाए हैं और वो बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग को जिस तरह मस्मार किया गया, उसको पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पर क्या नाम उसका, अल जजीरा का वहां पर दफ्तर था और भी वहां पर टीवी चैनल्स के, मीडिया के दफातर हैं और वहां पर बेशुमार लोग रहाइश पजीर हैं। कभी देखती आंख ने इस तरह की सफाकी नहीं देखी कि आप घनी आबादी में अंधाधुंध आप आसमान से गोले बरसाएं और मासूम जानों को शहीद करें, बेगुनाह लोगों को शहीद करें, निहत्थे लोगों को शहीद करें। जनाब स्पीकर, ये है वो जुल्म की दास्तान जो फ़लस्तीन के अवाम 1948 से आज तक बर्दाश्त करते चले आए हैं। ओस्लो के समझौते को उन्होंने फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। गो के नोबेल पीस प्राइज मिले मरहूम यासर अराफात को और मिनाहम बेगिन को, लेकिन एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन का क़याम आज तक ना हो सका। और फिर कश्मीर की तरह सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन की जो करारदादें हैं उनको पाया हकारत से ठुकरा दिया गया और वहां पर बदतरीन किस्म की सफाकी इस वक्त जोरों पर है। जनाब स्पीकर, ये शूमीय किस्मत है कि माजी में फैशिस्ट हिटलर जहां खड़ा था, आज वहां पर नेतन्याहू खड़ा है। माजी में जहां यहूदी बच्चे और ख़वातीन और बुजुर्ग खड़े थे, वहां पर आज फ़लस्तीनी माएँ बहनें और बच्चे खड़े हैं। आपको अच्छी तरह इल्म है कि नाजी जर्मनी में आउशविट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वहां पर तारीख के बदतरीन मजालिम कमिट किए गए, मगर आज उनसे भी बदतर सूरत हाल, उससे भी ज्यादा ग्रीवियस जराइम आज इसराइल फ़लस्तीन के बाशिंदों से कर रहा है। जनाब स्पीकर, और आप देखते हैं कि आज लीग ऑफ नेशंस की जगह अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल खड़ी है। ये इस बेदर्दी के साथ जो कत्लेआम जारी है, वो पैगाम है थर्ड वर्ल्ड के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए, और वो ममालिक जो माशी लिहाज से शायद कमजोर हैं, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर जनाब स्पीकर यही रवाज और जड़ें पकड़ गया, तो फिर ये सारी की सारी जो दुनिया है वो शदीद खतरात में दाखिल हो जाएगी। किस तरीके से चौथा जिनेवा कन्वेंशन को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया और
मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि आज हमें इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को दोनों साइड्स पर मौजूद मोहतरम मेंबरान कौमी असम्बली को आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की दिलों की आवाज बनना है। उनके जज्बात की तर्जमानी करना है, उनके एहसासात को सहारा देना है और आलमी अमन व सलामती पर जब भी जनाब स्पीकर आलमी असूलों को पसे पुश डाला गया तो इंसानियत ने हर मर्तबा अपने खून के साथ उसकी कीमत चुकाई है। दुनिया को एक मर्तबा फिर जंग की होलनाक नताइज, बदअमनी, अबतरी और मफलूकुल हाली की तरफ धकेला जा रहा है। जनाब स्पीकर, आज आलमे इस्लाम के अंदर हर आंख अश्कबार है, हर दिल गमगीन है। न सिर्फ ये नहीं बल्कि बाज़ दूसरे ममालिक में भी वहाँ के अवाम ने इसराइल की इस सफाकी की पुरजोर मजम्मत की है और वहाँ पर एहतजाजी, वहाँ पर जुलूस निकाले हैं और दुनिया को दिखाया है कि गो कि हम मुसलमान नहीं, लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि एक नहत्ती कौम के ऊपर इसराइल की फौज पिल पड़े और वहाँ पर हर चीज को तह बाला कर दे। जनाब स्पीकर, अगर खुदा ना खास्ता, मैं आई एम स्पीकिंग थ्योरेटिकली, कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी एक हल्की सी हरकत कोई इस्लामी मुल्क करता तो फिर क्या होता? फिर क्या आलमी ताकतें हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती? क्या आलमी इदारे खामोश रहते? नहीं जनाब स्पीकर, नहीं। उनके ऊपर फौरन जंग मुसल्लत कर दी जाती और तूफान नाज़िल हो जाता, हर किस्म की उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती। लेकिन आज आलमी मीडिया खामोश है। आलमी मीडिया आज खामोश है। आज आलमी मीडिया की जुबान को ताले लग गए हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा कि अल जजीरा जहां से रिपोर्टिंग करता है वहां पर बमबारी की गई और बेशुमार लोगों को वहां पर शहीद कर दिया गया। क्या ऐसी हरकत किसी और मुल्क में होती तो क्या दुनिया खामोश रहती? क्या वो मीडिया की आजादी के नाम पर एक भरपूर कदम ना उठाती और मिलकर उस मुल्क के खिलाफ पाबंदियां ना लगाती और जारहाना इकदामात ना करती? आज आलमी ताकतें कहाँ हैं कि इनका कसूर ये है कि ये मुसलमान हैं? जनाब स्पीकर, मैं पहले भी आपके सामने गुजारिश कर चुका हूं कि ईस्ट तैमूर और जनूबी सूडान के हवाले से जो करारदादें मंजूर हुई थी उनके ऊपर कितनी सुरत के साथ अमल किया गया और ईस्ट तैमूर को इंडोनेशिया से आज़ादी दिलवाई गई, सूडान के हिस्से बखरे किए गए और जनूबी सूडान को एथनिक बुनियादों पर आज़ादी दिलवाई गई। मगर उसके मुकाबले में बोस्निया में क्या हुआ?
जनाब स्पीकर, बोस्निया में कत्लो गारत का बाजार गर्म था। हर रोज सैकड़ों लोग लुक्मा अजल बन रहे थे। मां और बहनों के आंचल फट रहे थे। बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा था। और जब तक इज्तिमाई कब्रों का बदतरीन स्कैंडल सामने नहीं आया, आलमी ताकतों का ज़मीर नहीं जागा था। और फिर यकीनन सदर क्लिंटन ने बड़ी स्पीड के साथ डिप्लोमेसी की और उसका हल निकाला। लेकिन जब वहां पर शहरों के शहर तबाह हो गए थे और शहर कब्रिस्तान बन गए थे, तो अगर आप ये स्टार्क कंपैरिजन करें बिटवीन बोस्निया एंड ईस्ट टाइमोर और जनूबी सूडान, तो सूरत हाल आराम से समझ में आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजेस। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से एक एटमी ताकत हैं, बट दैट इज ऑल फॉर द पर्पस ऑफ डिटरेंस। सिर्फ डिफेंस के हवाले से कभी पाकिस्तान ने इस कुव्वत को कभी शायबा तक नहीं दिया कि इसमें हम कभी खुदा न खास्ता एग्रेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, मगर पाकिस्तान बनने से पहले जनाब स्पीकर, कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी के ब्रॉड पैरामीटर्स हज़रत कायद आज़म के फरमुदात की रोशनी में तय हो गए थे। और पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, मैंने नून नहीं कहा कि वो उस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फ़लस्तीन के गयूर अवाम की भरपूर हमायत की थी। जनाब स्पीकर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। लिहाजा आज पूरी कौम तवक्को करती है, आज पूरी कौम तवक्को करती है कि उसी पॉलिसी को ना सिर्फ आगे बढ़ाया जाएगा, बल्कि दिलो जान के साथ हम इस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे ता वक्ते के मकबूजा कश्मीर के अवाम को और फ़लस्तीन के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं और दूसरे जो एग्रीमेंट्स हैं, और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जब तक कि उनको उनका हक नहीं मिलता, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए और उनकी भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। यहाँ स्पीकर, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं, बल्कि मैं बबांगे दोहल ये बात करना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान का है और इस्लामी दुनिया का है और इस्लामी ममालिक की क़यादत का है। और इस इम्तिहान का तकाजा ये है कि इस्लामी ममालिक की क़यादत अपने अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे। इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम के जज्बात की भरपूर अक्कासी करे। इस्लामी ममालिक की क़यादत वक्त ज़ाय किए बगैर इकट्ठी हो और अपनी पूरी जो ज़हनी सलाहियतें उनको मुज्तमे करे और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर OIC अरब लीग का इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर भरपूर आवाज़ उठाई जाए फ़लस्तीन के अवाम की खुशहाली के लिए। और सबसे पहला काम वहाँ पर जो कत्लो गारत का बाजार गर्म है
उसको फिलफौर बंद कराया जाए। और ये जिम्मेदारी आज इस ऐवान के तवस्सुत से मैं कहना चाहता हूं कि इस हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो फिलफौर अपना ये काम शुरू करे और बाकी जो कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है उससे बचे और आज अपनी आकबत सवारे। हमने एक दिन खुदा के अदालत में हाजिर होना है जनाब स्पीकर। ये दुनिया दार फानी है। एंड श्राउड ऑफ द कॉफिन हैज नो पॉकेट। हमें कोई आज हुकूमत में है तो कल कोई और होगा। मैं समझता हूं कि हमें इस मामले में अपना जो एक जरी रोल है उसको फिलफौर हमें उसको अदा करना होगा। और जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी इंतहाई फीबल हरकत या एक्शन किसी इस्लामी मुल्क ने लिया होता तो उसका क्या हशर नशर होता। हमारे पास तारीख़ हाज़िर की मिसालें मौजूद हैं। इराक़, लिबिया, अफ़गानिस्तान। यकीनन अफ़गानिस्तान से अलकायदा ने ऐसी एक्टिविटी की जिसकी पूरी दुनिया ने मजम्मत की, लेकिन उसके नतीजे में जो तबाही हुई पूरी दुनिया ने देखी। मगर आज आलमी ज़मीर, चाहे वो फ़लस्तीन है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के अवाम हैं जो एक परमानेंट लॉकडाउन में हैं, उनके लिए अगर हमने आज आवाज़ ना उठाई तो फिर तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए जनाब स्पीकर, मैं आज और यकीनन अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इस्लामी दुनिया के पास बसीरत भी है, इज्तिमाई अज़हान भी हैं, वसाइल भी हैं और असर व रसूख भी है। वो इस्लामी ममालिक जिन्होंने बहुत अरसा पहले इसराइल से अपने ताल्लुकात इस्तवार किए थे, हमें उनके साथ लॉबिंग करनी चाहिए कि वो अपना असर इस्तेमाल करें, जिसमें मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं। मुझे जनाब स्पीकर इस बेबसी पर अल्लामा इकबाल की वो नसीहत आज याद आ रही है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से। जनाब स्पीकर, बड़ा गौर तलब ये शेर है और नसीहत है हज़रत अल्लामा इकबाल की कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। अगर ज़ईफ़ी की सज़ा परमानेंट पनिशमेंट है तो हम इस मौके के ऊपर अगर कमज़ोरी दिखाएंगे तो ना हमें कौम माफ़ करेगी, ना हमें हमारा ज़मीर माफ़ करेगा, ना खुदाए बुज़ुर्ग बरतर माफ़ करेगा। कि बिलाखिर हमारी एक जिम्मेदारी है भाईचारे के हवाले से, फ्रेटर्निटी के हवाले से, दुख और सुख बांटने के हवाले से, खुशी और गमी में हिस्सा लेने के हवाले से। जनाब स्पीकर, या तो आप इनको चुप कराएं, Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. Please, yes, sir, please. Order in the House, please. जनाब स्पीकर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी खारजा पॉलिसी के जो मेन पिलर्स हैं वो हज़रत कायद आज़म के फरमुदात उसकी बुनियाद है। हमें अपने इस तारीख़ी मौक़िफ़ पर डटे रहना चाहिए, इसमें ज़ौफ़ नहीं लाना चाहिए। अगर इस हुकूमत ने ज़रा भी ज़ौफ़ दिखाया तो इनका गिरबान होगा और 22 करोड़ अवाम का हाथ होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सूरत घड़ी नहीं आएगी और यकीनन यह हुकूमत जो अवाम की नब्ज़ है उसको अच्छी तरह उसको पहचानेगी
और तमाम तवानाइयाँ, तमाम अपनी एनर्जी हम इस बात पर सर्फ करें कि किसी तरीके से इन दोनों मकबूजा इलाकों के अवाम को उनका हक मिले और वो भी आज़ादी का सांस ले सकें और वो भी अपने आप को आज़ाद कहला सकें और वो भी कह सकें कि हमारे मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान ममालिक ने, मुस्लिम उम्मा ने हमारा भरपूर साथ दिया। जनाब स्पीकर, मैं जानता हूँ इट इज़ ईजियर सेड देन डन, इसलिए कि यकीनन जब कौमें माशी ज़ौफ़ का शिकार होती हैं, जब कौमें अपने माश को संभाल नहीं सकती, तो फिर वो दूसरों से डिक्टेशन लेती हैं, डिक्टेट कर नहीं सकती। लेकिन इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर बड़ी जान है, ये कौम बड़ी जरी कौम है, इसमें बड़ा हौसला है, बड़ी हिम्मत है। और मैं मिसाल देना चाहता हूँ, मगरबी जर्मनी और मशरक़ी जर्मनी का इलाक़। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि उस ज़माने में भी वहाँ पर पॉलिटिक्स खेली गई जो कि इन खित्तों में पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और कुछ ताकतें इस इलाक़ के ख़िलाफ़ थी, कुछ ताकतें इस इलाक़ के हक़ में थी। लेकिन चूँकि मगरबी जर्मनी की जो माशी ताकत थी उसका मकनातीसी असर इतना ज़ोरदार था कि उन तमाम मुखालफों को शिकस्त हुई और मशरक़ी जर्मनी एक पके हुए फल की तरह वो मगरबी जर्मनी की झोली में आ गिरा। और आज वो बिछड़े हुए भाई, दोस्त, बुज़ुर्ग, वो आज 90 की दहाई के बाद वो इकट्ठे रहते हैं और तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी व सारी है। और मशरक़ी जर्मनी की जो बैकवर्डनेस है उसको ख़त्म करने के लिए मगरबी जर्मनी ने अरबों डॉलर वहाँ पर पंप किए हैं और वो दोनों मिलकर अपने मुल्क को एक यूरोप में और दुनिया में अपना लोहा मना रहे हैं। ये वही जर्मनी है जिसको जंग दोइम में शिकस्त फाश हुई थी। ये वही जापान है जिसको जंग दोइम में दे वर रेज़्ड टू ग्राउंड, मगर किस चीज़ ने उनको दोबारा 60 सालों में उठाया और वो औजे सरिया पर पहुँचे? मेहनत, मेहनत और मेहनत, अमानत, दयानत, अमानत और दयानत। यही वो सफ़र है जिसने उनको आज दोबारा अक़वाम आलम में मुमताज़ जगह दी है। मुझे कोई इस पर शक नहीं कि गो कि हमने बहुत वक्त ज़ाया हुआ हमसे, मगर इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि ये कौम मिलकर पाकिस्तान को सही मानों में इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं चाहता हूँ कि आज ये पूरा ईवान, मौज़िज़ ईवान, आज इस हॉल में बैठे दोनों तरफ में जितने भी मौज़िज़ मेंबरान हैं, ये पार्लिमान 22 करोड़ आवाम के साथ मिलकर आज एक मुतफ़क्का तौर पर मज़म्मत की करारदाद लेकर आए इस हाउस के अंदर, और उसके साथ ठोस तजावीज़ दी जाएं, क्योंकि खाली नारों से और इमोशनल स्पीचेस से ना माजी में कुछ हुआ ना अब होगा। हमें अमली इक़दामात हमें उठाना होंगे जनाब स्पीकर, जिसके लिए मैं कुछ तजावीज़ अपने एंड में मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कशीदगी की इस आग को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल और आलमी बरादरी ने इक़दाम ना किए और हमने अपना एक प्रोएक्टिव किरदार अदा ना किया, तो न सिर्फ खुदा ना खास्ता ये पूरा इलाका ख़तरात में घिर जाएगा, बल्कि हमें, हमारी कौम, हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमें इसके लिए
मेरी तजवीज़ ये है कि आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाए और पाकिस्तान के अवाम से हम भरपूर अपील करें कि वो फ़लस्तीनी अवाम की भाइयों और बहनों के साथ पूरी यकजहती का मुजाहरा करें और जो करारदाद आज ये हाउस एडॉप्ट करेगा उस करारदाद को तमाम अरकान पार्लियामेंट हम सब मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर इस्लामाबाद में जाएं और उनके सामने ये करारदाद उनको थमाएं कि वो अपने सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर के हवाले करें। मेरी ये भी तजवीज़ होगी जनाब स्पीकर कि OIC और रेड क्रॉस जिसे राले अमर कहते हैं उनके ज़रिए हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को इमदादी सामान फिल फौर भिजवाना शुरू करें और यकीन करें कि इसमें पाकिस्तान के अवाम भरपूर अपना हिस्सा डालेंगे। साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल अता किए हैं वो इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे और आप यकीन करें कि इस तरीके से हम दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। मैं आखिर में जनाब स्पीकर उस फ़लस्तीनी बच्ची की फरियाद बयान किए बगैर बात ख़त्म नहीं कर सकता जिसने हर मुसलमान का दिल ज़ख्मों से चूर कर दिया है। उस 10 साला बच्ची ने कहा था, मैं चाहती हूं कि मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए कुछ करूं, मगर मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो सिर्फ 10 साल की एक बच्ची हूं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और जो भी मुझसे हो मैं वो करना चाहती हूं, मगर हमारा कसूर क्या है? क्या हम सिर्फ मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं? जनाब स्पीकर, अगर आज इस बच्ची के सवाल का जवाब इस्लामी ममालिक ने, उम्मा ने ना दिया तो रोज़े क़यामत अल्लाह की अदालत में हम में से हर एक को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आज हम ये अहद करें जनाब स्पीकर कि हम अपने मजलूम बच्चों, भाइयों, बहनों, बेटियों और बुजुर्गों को मायूस नहीं होने देंगे। उनको अगयार के सहारे अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनको बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। उनको इसराइली फौज के जुल्म सतम से बचाने के लिए हत्तुल मकदूर कोशिश करेंगे और इसके लिए कोई भी हम दकीका फरोख्त नहीं करेंगे जनाब स्पीकर, क्योंकि खुदा न खास्ता ये मायूसी इस्लामी माशरों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। और शायद हज़रत इल्लामा इकबाल ने इसी मौके के लिए ये इशार कहे थे, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प। Order in the house, please. Order in the house, please. हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। फूक डाले ये ज़मीनो आसमाने मुस्तआर, फूक डाले ये ज़मीनो आसमाने मुस्तआर और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।